बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज 31 अगस्त 2021 को जो मामला हुआ ये पाकिस्तान की तारीख़ में, बल्कि पाकिस्तानी इस खित्ते की और आलमी सतह पर तारीख़ में याद रखा जाएगा, क्योंकि 20 साल बाद अमरीकी अफवाज का इनखला मुमकिन हुआ अफ़गानिस्तान से। और 20 साल में जो कुछ वहाँ पर हुआ उसको भी डिस्कस करेंगे। और आखिरी अमरीकी फ़ौजी तैयारा जो था वो रात 1:30 बजे यहाँ से परवाज़ कर गया और तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट का जो कब्ज़ा और कंट्रोल हासिल कर लिया। और इस खुशी में वहाँ पर हवाई फायरिंग भी की गई और इस वक्त काबुल एयरपोर्ट जो है वो तालिबान के कब्ज़े में है। और अमरीकी अफवाज का ये इनखला, जिसमें डेडलाइन की रोज़ाना की सतह पर बात होती रही, अमरीकी सदर की जानिब से बयानात आते रहे, तालिबान की जानिब से बयानात आते रहे, बहरहाल ये तय पाया कि 31 अगस्त 2021 तक की जो डेडलाइन थी अमरीका की, उसमें तोसी नहीं की जाएगी और नहीं हुई और बिल आखिर ये मामला इख्तिताम को पहुंचा। अब हम जिक्र करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल का और विद इन अफगानिस्तान जो इस वक्त सिचुएशन है उसका भी जिक्र करेंगे। पंजशेर का मामला है जो कि शुमाली इत्तेहाद और तालिबान के दरमियान है, उसको भी ज़ेर बहस लाएंगे। और आज तालिबान ने काबीना की तश्कील के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू की है। तर्जमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से बयानात सामने आए हैं, उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे कि आज काबीना का इजलास था जिसके बाद फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की, ब्रीफिंग दी और उसमें उन्होंने पाकिस्तान ने जो मुस्बत किरदार अदा किया अमरीकी अफवाज के इनखला के हवाले से, अफगानिस्तान को सपोर्ट करने के हवाले से मौजूदा सूरत हाल में, उसका भी जिक्र किया और दाखिली सियासी सूरत हाल और अपोजिशन जमातों का भी जिक्र किया। इसके साथ हम बात करेंगे पीडीएम की सियासत का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत का, और जो बयानात सामने आ रहे हैं दाखिली सतह पर और जिस नोयत की गुफ्तगू कर रही है आइंदा बिलखुसूस इंतखाबात को लेकर, उनकी शफाफियत को लेकर, वो भी आज के प्रोग्राम में ज़ेर बहस आएगा। शातरीन साहब, सबसे पहले तो ज़ाहिर है ये तारीख़ बड़ी याद रखी जाएगी और एक बड़ा दिन था कि आखिरकार 20 साल बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को छोड़ा, नेटो अफवाज अफ़गानिस्तान से चली गई और डेडलाइन के मुताबिक अमल दरामद हुआ है और तालिबान ने बिलाखिर काबुल एयरपोर्ट का कब्ज़ा भी हासिल कर लिया। यानी प्रैक्टिकली वो पूरे अफ़गानिस्तान का कंट्रोल सवाए जो पंजशेर का इलाका वादी पंजशेर है उसके उनका हासिल कर लिया है। क्या कहते हैं आज के दिन के हवाले से, इस इनखला के हवाले से? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि सोवियत यूनियन ने जब अफ़गानिस्तान में मुदाखलत की तो उनके ख़िलाफ़ भी एक बड़ी स्ट्रगल की अफ़गान कौम ने और पाकिस्तानी कौम ने। और यहाँ पर जनरल ज़िया-उल हक़ साहब थे, जहाद अफ़गानिस्तान किया गया, बच्चों का निसाब तब्दील किया गया और उसमें जहादी निसाब डाला गया और हमने जहादी तैयार किए और वहाँ भेजे। और फिर उसके बाद जिनेवा अकार्ड हुआ। मोहम्मद ख़ान जिन्नी जो वज़ीर आज़म थे जब जिनेवा अकार्ड हुआ तो उस अकार्ड से पहले मोहम्मद ख़ान जिन्नी ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस कराई थी। उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ज़िया-उल हक़ को नहीं बुलाया था। ज़िया-उल हक़ उस वक्त सदर थे, उन्होंने ज़िया-उल हक़ को नहीं बुलाया था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बुलाया था। क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब ये राब्ता किया गया कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस में वो शिरकत करें तो उन्होंने कहा कि मैं ज़िया-उल हक़ के साथ नहीं बैठूँगी, तो फिर ज़िया-उल हक़ को ड्रॉप कर दिया गया था। ये तारीख़ है। और उसके बाद अमेरिका जो है वो वहाँ, सोवियत यूनियन जो है वो जिनेवा अकार्ड हुआ, जिनेवा अकार्ड के बाद वो वहाँ से गए। लेकिन मैं समझता हूँ अमेरिकन जिस तरह गए हैं वो बहुत ही भयानक तरीका और बहुत ही मतलब इबरतनाक शिकस्त के बाद गए हैं कि 20 साल से वहाँ लगे हुए थे। दुनिया का ताकतवर मुल्क था, तमाम जदीद आलात उनके पास थे और अपना साजो सामान भी छोड़ के वहाँ से वो भागे हैं। तो ये तालिबान की एक, मैं समझता हूँ तालिबान की नहीं बल्कि अफ़गान कौम की एक बड़ी फतह है कि उन्होंने अपना मुल्क आज़ाद कराया और बहुत कुर्बानियाँ दी। अच्छा, मैं छोटे से सवाल की भी इजाज़त दीजिएगा। जैसे आपने हवाला दिया जिनेवा अकॉर्ड हुआ और उस ज़माने में जिस तरह से ये इनखला हुआ था, उस इनखला में और इस इनखला में क्या फ़र्क है? मैं ये समझता हूँ कि वो एक बड़ा बाइज़्ज़त तरीके से था। सोवियत यूनियन का जो इनखला था वो बाइज़्ज़त तरीके था, एक मुआहदा हुआ, मुआहदे के बाद वो गए। लेकिन ये जिस तरह भागे हैं और जिस तरह दौड़े हैं वहाँ से, ये तो ऐसे गए हैं कि जैसे मतलब कि कोई एक शिकस्त खुर्दा फ़ौज होती है जिनके पास इतने वसाइल थे, सारा कुछ थे और ज़लील ख्वार होकर अमेरिका गया है। सोवियत यूनियन कम अज़ कम थोड़ा सा वक़ार से गया था, शिकस्त उसको भी हुई थी लेकिन वो थोड़ा सा बावकार तरीके से उनके
वापसी हुई जिस तरह से इब्राहिम बेस से निकले और रात के और आपको याद होगा ये पाकिस्तान की तारीख है जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब जिनेवा अकॉर्ड हुआ और सोवियत यूनियन वहाँ से गए तो यहाँ पर पाकिस्तान में आपने देखा था एक बहुत बड़ा सानिया हो गया था कोई उसके 2 या 3 महीने बाद, गालबन ये अप्रैल में हुआ था। ये 14 अप्रैल 1988 को जिनेवा अकॉर्ड हुआ था और 17 अगस्त को पूरी की पूरी जो यहाँ की मिलिट्री रजीम थी ज़िया-उल-हक के साथ थी वो एक जहाज़ में हादसे का शिकार हो गई थी। बाज़ लोग उसकी वापसी और उसकी भी उधर से करते हैं, लिंक जोड़ते हैं। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि अमेरिका लोगों को इस्तेमाल करता है, जब उनकी ज़रूरत नहीं होती तो फिर उनको फेंक देता है, जैसे अफ़गानिस्तान में उन्होंने किया, डॉक्टर अशरफ गनी के साथ हुआ। आप देखना कि वो भागना पड़ा उसको वहाँ से, और इतनी बड़ी फ़ौज और इतनी तैयारियाँ और इतनी नेशनल आर्मी किधर गई, वो कुछ नहीं हुआ। तो ये अब जिस तरह ये गए हैं अमेरिकन तो चले गए यहाँ से, ठीक है। अब टेस्ट जो है वो है अफ़गान तालिबान और अफ़गान लीडरशिप का। देखें बात यह है कि आप अपने साथ बंदूकें लेके फिरेंगे और 20-20, 40-40 गनमैन लेके फिरेंगे और लोगों को डराएंगे। खौफ से और बंदूक से हुकूमत नहीं होती। दुनिया में कोई ऐसी तारीख नहीं है कि जहां खौफ से और आपने लोगों को बंदूक के ज़ोर पर थोड़ा अर्सा तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसका रिएक्शन होता रहता है, रिएक्शन चलता रहता है। अब तालिबान लीडरशिप का ये टेस्ट है कि क्या वो हुकूमत कैसी देते हैं, क्योंकि अभी तक आज तक यानी अमेरिकन अफवाज की इनखला तक उनके पास हुकूमत का अभी तक कोई शेड्यूल सामने नहीं आया, ढांचा अभी जो है वो सामने नहीं, कोई ढांचा नहीं आया, और ऐसे लग रहा है जैसे उनका कोई होमवर्क भी नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल हो गई है। अब क्या वो किस किस्म का निज़ाम लाना चाहते हैं, किस किस्म की हुकूमत कराना चाहते हैं, क्या वो कोई ऐसा इस्लामी निज़ाम लाना चाहते हैं जिसके में कोई इलेक्शन नहीं वो कराएंगे और सिर्फ उनका एक अमीर होगा, जैसे पहले मुल्ला उमर था, फिर इसी तरह का कोई अमीर ला के इसी तरह रखना चाहते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होगी सूरत हाल। अगर तो उनको कोई जमहूरी सिस्टम लाना चाहते हैं तो वो फिर किस किस्म की जमहूरियत वो लाना चाहते हैं, वो कौन सा निज़ाम लाना चाहते हैं। कोई शूरी का निज़ाम ला चाहते हैं तो उनके बाकी जो लोग होंगे, जो बाकी वहाँ जो ग्रुप्स हैं, उनको कैसे इक़्तिदार में शामिल करेंगे। अगर वो बाकी ग्रुप्स को शामिल नहीं करेंगे, अफ़गानिस्तान में बसने वाली सारी कौमों के लोगों को साथ लेके नहीं चलेंगे, तो नकी साहब आज मैं आपको बता दूं अफ़गानिस्तान से खून रेज़ी ख़त्म नहीं होगी। सही, वो लोग तसादम में रहेंगे, वो लोग लड़ते रहेंगे और वो कुछ न कुछ सूरत हाल ख़राब होती रहेगी। और एक बात, दूसरी बात, जिस तरह सोवियत यूनियन पर एक इम्पैक्ट पड़ा था कि जब सोवियत यूनियन की फ़ौज यहाँ से विड्रा हुई, वो चली गई और उसके बाद इम्पैक्ट पड़ा और उसकी रियासतें बिखर गई, सोवियत यूनियन बिखर गई। वो बल्कि उसकी कई रियासतें ऐसी थीं, आज मैं पढ़ रहा था, मुख्तलिफ पुरानी डॉक्यूमेंट्स देख रहा था, तो कई रियासतें उनकी ऐसी थी जिनको 6-6 महीने बाद पता चला कि सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया और हम अलग हो गए हैं, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस जंग का इम्पैक्ट जो है वो अमेरिका पर ज़रूर पड़ेगा, चाहे वो 2 साल बाद नजर आए, चाहे वो 3 साल बाद नजर आए। ये देख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट वही होगा जो सोवियत यूनियन का हुआ नहीं, देखें हर अहद की अपने तकाजे होती हैं, हर अहद की अपनी मुश्किलात होती हैं, हर अहद के अपने मसाइल होती हैं। उस वक्त कुछ और मसाइल थे, अब कुछ और मसाइल हैं, लेकिन इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि अफ़गानिस्तान की जो भी सूरत हाल बने, जो अगर वो वहाँ अमन होता है, वहाँ खुशहाली आती है तब भी, अगर वहाँ खून रेज़ी होती है तब भी, उसके इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे। हम कभी अफ़गानिस्तान से अलहदा नहीं हो सकते। अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल बनेगी, जो सिनेरियो बनेगा, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर ज़रूर होगा। मैं ये समझता हूँ कि अफ़गान लीडरशिप को अब चाहिए, तालिबान लीडरशिप को ये चाहिए कि वो लोगों को एक ऐसा निज़ाम दें जिसमें सब लोग खुश हों। ख़वातीन को काम करने की उन्होंने इजाज़त तो दी हुई है, लेकिन साथ कुछ ख़बरें ऐसी भी आ रही हैं कि वो जनाब ख़वातीन को आते जाते भी बड़ा परेशान हो रही हैं और मसाइल पैदा हो रहे हैं। जो लोग अफ़गानिस्तान में, जिस तरह उनके वज़ीर तालीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तालिबान वज़ीर तालीम ने यह कहा है कि ख़वातीन को पढ़ने की भी इजाज़त होगी, यूनिवर्सिटीज़ में भी वो जा सकती हैं, हम तालीम के भी ख़िलाफ़ नहीं है, काम करने के भी खिलाफ। हाँ, पर्दे के हवाले से उन्होंने बात की कि वो चूँकि शरई तौर पर ज़रूरी है तो उसको पेश नज़र रखा जाएगा। देखें, पर्दा ठीक है, लेकिन पर्दे से मुराद ये नहीं कि उस पर्दे की आड़ में ख़वातीन पर जबर किया जाए। सही, ठीक है ना। इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं वो जिस किस्म का रद्द-ए-अमल दे रही हैं तो वो तालिबान के को हक़ में नहीं जा रहा। मैं ये समझता हूँ कि तालिबान को अब ये बताना होगा कि वो दुनिया की जो अफ़गानिस्तान को दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क बनाने की सलाहियत रखते हैं, उनमें फ़ैसले करने की सलाहियत है। अगर वो ये नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ अफ़गानिस्तान ही नहीं, पूरे खित्ते की सूरत हाल जो है वो ख़राब हो सकती है। बिल्कुल सही, इस पर थोड़ी सी मज़ीद भी बात करेंगे और फिर पाकिस्तान के किरदार का भी जिक्र करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। बात कर रहे हैं तालिबान की सूरत हाल और बिलखुसूस अफगानिस्तान में उनकी जो हुकूमत है और हुकूमत साजी के मामला हैं उसका जिक्र कर रहे थे, लेकिन उससे पहले सजाद तरीन साहब, पंजशेर का मामला अभी तक डेडलॉक का शिकार है। वहाँ पे ये खबरें आ रही हैं, मुतज़ाद इतलात हैं कि 7 या 30 तालिबान के मारे जाने का दावा भी किया गया है वहाँ से। देखें, मैं आपको बताऊँ कि वहाँ सूरत हाल अच्छी नहीं है। जो मतलब इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज जो खबरें दे रही हैं और वहाँ जो गए हुए लोग हैं उसके इर्द गिर्द जो मौजूद हैं वो जो बता रहे हैं बातें, वो अच्छी सूरत हाल नहीं है। वो सूरत हाल ये बता रही है कि अफ़गानिस्तान में आने वाले दिनों में अमन का जो हम ख्वाब देख रहे हैं शायद वो पूरा ना हो सके, क्योंकि तालिबान मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही वहाँ से अमेरिकन निकले, तालिबान ने उन पर हमला कर दिया और उसके बाद उन्होंने आगे से रिएक्शन शुरू कर दिए। तो जब उन्होंने रिएक्शन शुरू किया तो इसका मतलब कत्लेआम तो होगा ना। ये तो नहीं है कि खूनरेज़ी होगी और ये खूनरेज़ी फिर आगे बढ़ेगी। ये नहीं है कि खूनरेज़ी यहाँ रुकेगी, ये तो आगे बढ़ जाएगी। तो तालिबान को ये भी सोचना पड़ेगा कि ये खूनरेज़ी कैसे रोकनी है। ठीक है, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं जाहिद खान साहब, मारूफ रहनुमा है, ANP से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया खान साहब वक्त देने का। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अफगानिस्तान में ज़ाहिर है इस वक्त जो सूरत हाल है, अमरीकी और नेटो अफवाज का इनखला मुकम्मल हुआ है, तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट का कब्ज़ा भी हासिल कर लिया, वहाँ हवाई फायरिंग भी की गई और इस वक्त वो काबीना की तश्कील की भी बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान की ये सूरत हाल इंटरनली सिर्फ पंजशेर का मामला है जिसे कहा जा रहा है कि अभी तक मामलात वहाँ दगरगू हैं, क्या बाकी अफगानिस्तान की सूरत हाल आप देख रहे हैं कि अब पुरअमन हो गई है? देखिए जी, हमारी पार्टी का तो बहुत रोज़ावल से स्टांस है और हम समझते हैं कि बंदूक के जरिए कहीं भी अमन नहीं आ सकता है। जब बंदूक से कब्जा करोगे तो बंदूक का कब्जा रहता नहीं है और उसके रिजल्ट आप 1980 से देखें ना, 1980 से जो कुछ हो रहा है अफगानिस्तान में वो आपके सामने है। ये ग्रुप गया, वो ग्रुप आ गया, ये ग्रुप गया, ये किसी के सपोर्ट से आ गया, वो किसी के सपोर्ट से आ गया। अब एक बात ये, दूसरी बात ये 1996 नहीं है, न तो सोशल मीडिया वहाँ उस वक्त था इस तरह, न सारे अफगानी जिस तरीके से अभी लाखों के तादाद में यूरोप में होंगे यही और मुल्कों में बसे हुए हैं, वैसे आराम से नहीं बैठेंगे। दूसरा, मैं अभी साहब को सुन रहा था कि पंजशेर सिर्फ पंजशेर नहीं है, हजारों उसमें आ चुकी हैं, मजार शरीफ के लोग आ चुके हैं। आपकी जो अफगानिस्तान की नेशनल आर्मी थी जो लड़ना चाहती थी और जो उनकी जनरलों ने उससे असला फेंकवाया था, वो सारे जाके उधर वहां से लड़ रहे हैं। आप वो समझते हैं, देखिए ये वो अफगानिस्तान नहीं है जब खवातीन और बच्चे रोडों पे जुलूस से निकालते हैं, जब अफगानिस्तान में कोई रहने के लिए तैयार नहीं, जहाज के पैरों पे लटक के गिरते हैं, मरते हैं। तो फिर आप मुझे बता दें कि सूरत हाल में जो ये लोग कहते हैं जो हम खुशियां मना रहे हैं और खासकर हमारे यहाँ के हुक्मरान कि ये गुलामी की जंजीरें तोड़े, गुलामी की जंजीरें कहाँ की थी, किस चीज की थी? या तो ठीक है करजई था या अशरफी था, अगर वो अमेरिका या नेटो की हिमात से बैठा हुआ तो तालिबान तो पाकिस्तान की हिमात से बैठे हुए थे और गुलबदीन अहमदियाब जब पहले बैठे हुए थे तो वो तो यूरोप और अमेरिका और पाकिस्तान की मदद से बैठे हुए थे। तो अगर सलेक्ट की हम बात करते हैं तो देखिए जब ये जायदाद हो रही थी उस वक्त हम चीज रहे थे कि अफगान गवर्नमेंट को साथ बिठा दो, पाकिस्तान को बिठाओ और जो तालिबान है वो अमेरिका मिल बैठ कर इसका कोई सही एक पुरअमन रास्ता ढूंढ के निकाले, वो रास्ता नहीं निकला। अमेरिका तो चला गया, अमेरिका का तो अब सब मकसद है और किसी मकसद के लिए हो गया, वरना $85 अरब के असला इधर न छोड़ता। उसका अपना कोई नजरियात है और जो हमें सुनने में आ रहे हैं कि वो चाइना के लिए और रूस के लिए एक, क्योंकि चाइना और रूस 20 साल में बड़े आराम और सुकून से रह रहे थे, उनके टेक्नोलॉजी भी प्रमोट हो रही थी, उसकी मैशत भी बेहतर हो रही थी, उसके लिए क्या था। लेकिन हमारे लिए क्या होगा अगर ये तालिबान जिस तरह आपने कहा कि उधर अटैक करेगा, तो जब उधर अटैक करा तो ये वो पुराना ध्यान वाला है ना, तो इसके साथ वो कर्जे कैसे बैठ जाएगा, बुला कैसे बैठ जाएगा, गुलबदीन अहमदियाब कैसे बैठ जाएगा, और जब ये सारे मिलकर वहां नहीं बैठे। मुझे एक बात बता रहे कि हम अफगानिस्तान के लिए तो बंदूक वाले पसंद करते हैं कि बंदूक की तालिबान जाके बैठ गए, हम पाकिस्तान में फिर क्या ये रिवायत हम इधर भी कायम करेंगे? क्या TTP वाले कहेंगे कि अभी हमारा भी हक है, हमें भी बैठने दो? तो जाहिद खान साहब ये बताएं कि वली खान बाबा ने ये कहा था कि ये जहाद जो है ये फसाद है, जब हम जहाद कर रहे थे उन्होंने कहा था ये फसाद है, तो क्या हम ये समझे ये फसाद अब खत्म हो गया, अमेरिका चला गया, ये 40 साल के बाद अब कोई अमन होगा? देखिए ये फसाद अभी खत्म नहीं हुआ है, ये फसाद के जड़ वो सोच और फिक्र के पीछे है कि अगर अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक बनाने की कोई शौक कर रहे हो
या अमेरिका अपने लिए एक बबर स्टेट बनाने के सोचते हैं, या चाइना या रशिया सोच रहा है, यार ये देखिए पक्षवार वहां पे है। ये लोग ईंधन है, ईंधन की तरह ये इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे वो अफगान तालिबान है, चाहे कोई भी है। अब जो तालिबान जाके बैठ गए, मुझे आप बता दें, इसके साथ दाइश भी जाके लड़े हैं, इनके साथ ये टीडीपी भी जाके लड़े हैं। अब वो कहेंगे कि अच्छा, जिस तरीके से आपको याद होगा कि काजी हुसैन अहमद से भी सुसाइड का ठीक हुआ था और मौलाना फजल पे, और जब ये बात आ गई तो उन्होंने कहा कि जी ये इनकी शागिर्दों ने कहा कि भाई हमने तो इसके लिए, हमें तो जहाज के लिए बैठे थे, वो जाके कुर्सियों पे बैठ गए। ये तालिबान अगर अपनी बात से हटती है तो इनके खिलाफ ये काम होगा, अगर ये नहीं हटते हैं तो फिर मुझे बता दें कि अफगानिस्तान में कैसे हुकूमत कायम हुई। हुकूमत तो कायम हो जाएगी, वो तो 96 में हुआ था। निजाम की बात है, निजाम कौन सा निजाम चलाओगे उधर, किस निजाम को लेके आओगे? जाहिद खान साहब क्या ये समझा जाए, जाहिद खान साहब क्या ये समझा जाए इस वक्त, ज़ाहिर है आपने एक 96 का भी हवाला दिया है, अब ज़ाहिर है तालिबान जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि उससे खासा तब्दील नज़रिया है या उनकी ख्वाहिश है वहाँ पर, और वो ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि हम तमाम ग्रुप्स को गवर्नमेंट का हिस्सा बनाएंगे। पहला सवाल तो ये है कि क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? अगर ऐसा मुमकिन हो जाता है तो फिर तो अफगानिस्तान पुरअमन हो सकता है। देखिए, सबसे मुझे पहले ये बता दें कि किस बात पे मुताबिक हो जाएंगे। क्या कुर्सियों पे मुताबिक हो जाएंगे कि ये कुर्सी आपकी हो गई, ये कुर्सी इसकी हो गई, कि नहीं कोई सिस्टम भी चलाना होगा? वो सिस्टम किस तरीके से चलाएगा, तो किस आईन या किस निजाम या किस कानून के तहत चलाएगा? क्या उस कानून या उस आईन पे मुताबिक हो जाएंगे? क्या अभी जब अमेरिका जाने से फौरन बाद उसने जो पंशेर पे अटैक किया और वहां भी लड़ाई हो रही है, तो खूनरेज़ी है ना, खूनरेज़ी तो हो रही है। अब ये तो उधर नहीं रुकेगी, ये तो फैलती जाएगी। तो जब ये फैलती जाएगी तो कौन से, मैं तो समझता नहीं हूँ कि वो कहते कि तालिबान तब्दील हुए। देखिए, वो जिस नजरिए और जिस सोच और जिस आवाज के जरिए उठी है, वो आवाज कैसे वो छोड़ सकते हैं? जाहिद खान साहब, खित्ते के दो बड़े ममालिक रूस और चाइना कोई अपना किरदार अदा करके वहाँ को अमन के लिए कुछ सूरत हाल कर सकते हैं कि बेहतर हो जाए, सूरत हाल कत्ल गारत ना हो? मेरे ख्याल में ये तो हमने बहुत पहले कहा था कि चीन रूस इसमें भी जरूर बैठना है, क्योंकि ये बहुत आज भी चाइना अपनी सोच से सोच रहा है और रूस अपनी सोच से सोच रहा है, और उनका ये है कि देखती है नजारा दूर दूर से। अभी तो देख रहे हैं कि क्या पलटा खाते हैं। अभी इस वक्त सूरत हाल अफगानिस्तान में खूनरेज़ी है और हम चीखते रहे। याद होगा आपको सजाती साहब, कुछ अर्सा पहले भी मैं आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये बहुत खौफनाक होगा। ये देखिए ना, आपने कहा था कि एब्सोल्युटली नो, मैंने अमेरिकन को आर्डर नहीं देना है। अमेरिकन आपके आगे आप उसमें बैठ गए, आपके सारे इस्लामाबाद के होटल उसकी बुक है, अब कराची के होटल उसकी बुक है। अभी डोनाल्ड एक हुआ, लोग कहते हैं वो कहाँ से उड़ा, अभी वो जो हेलीकॉप्टर से वहां पे मिसाइल डालेंगे वो कहाँ से उड़ी। तो ये सारी चीजें ऐसी नहीं है, और हम सिर्फ किसको रोकते हैं? जो मजलूम अफगानी हैं, जो बेचारे चीख रहे, गिर रहे और हमने उसका बॉर्डर बंद किया, उसको आने नहीं दे रहे। तो अगर हमें की वजह से हम दे रहे, तो फिर तो हमें अमेरिका बजाय अफगानों को, हमारा हमसाया है, मुसलमान है, पुख्तून है, हमारे ऊपर ज्यादा हक है उनका। सही। तो फिर अगर हमने एक डबल स्टैंडर्ड अगर हम रखेंगे तो फिर दुनिया इसको मानने को तैयार नहीं होगा, फिर यही होगा, बर्बादी होगी। इसलिए तो अफगान देखिए, अगर हम ये कहते हैं अफगानिस्तान में ऐसे हुकूमतों के जो हमारे मुबाद में हो, हुकूमत की कभी हुकूमतें नहीं होती है, अवाम होती है। आपने अफगानिस्तान के अवाम के साथ एक अच्छा रवैया रखना, एक अच्छा साया का रवैया रखना। वहाँ किसी का भी पोजीशन हमारी आज इमरान खान है, कल कोई और हुकूमत होगा, तो हुकूमतों के साथ कोई नहीं रखते हैं अवाम के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की है। ये जाहिर है अफगानिस्तान की टर्ल सिचुएशन में अफगानिस्तान अवाम के हवाले से कि वो क्या राय रखते हैं, ये भी बड़ा अहम मामला है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे, आज काबीना इजलास हुआ जिसके बाद ब्रीफिंग हुई और फवाद चौधरी साहब ने यह कहा कि अफ़गानिस्तान से पुरअमन तरीके से इनखला हुआ है, पाकिस्तान भी उसमें सपोर्ट कर रहा है, उन्होंने कुछ फिगर्स भी दिए और वो दुआ गो हैं कि अफ़गानिस्तान में क़याम अमन मुमकिन हो सके। एक तो ये जो ज़ाहिर इनखला की हम बात कर रहे हैं, उसमें पहले पाकिस्तान ने तालिबान और उस वक्त की अफ़गान हुकूमत अशरफ गनी गवर्नमेंट को एक टेबल पर बिठाने में, अमरीका और उनके दरमियान डायलॉग करवाने में सपोर्ट किया, उसका जिक्र बार बार हमारे वज़ीर ख़ारजा करते हैं। और फिर ये इनखला में भी बड़ी फैसिलिटेट किए, तो खित्ते में अमन कायम करने के हवाले से तो ये दुरुस्त बात है मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब जो कर रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया। मैं आपको अर्ज़ करूं कि हम तो कर रहे हैं, लेकिन उसके जो बदले हमें जो कुछ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। देखिए, हमने सारे अफ़गान तालिबान ग्रुप्स को जमा किया, हमारी कोशिशों से दोहा कतर मुज़ाकरात कामयाब हुए, मुआहदा हुआ, लेकिन क्या अमेरिका ने जाते हुए हमें बताया ही नहीं है। ठीक है ना, रिकॉर्ड पर ये चीज़ें हैं कि उन्होंने बताया नहीं कि वो जा रहे हैं। और इनखला फिर इंट्रा अफ़गान डायलॉग जो होना था, जो एक अबूरी सेटअप होना था, उस पर कोई रोल नहीं किया अमेरिका ने। अगर अमेरिका जाने से पहले एक अबूरी सेटअप वहाँ बना देता, सारे ग्रुप्स को शामिल करके बातचीत करके, तो मामला आगे बढ़ सकते थे। उन्होंने तो अशरफ गनी को कहा कि कोई डायलॉग ही ना करो, कोई वो ना करो, और वो जनाब वो डटे रहे कि जी कुछ नहीं होगा। कैदियों की रिहाई पर मामला ख़राब होता रहा, वो टाइम गुजरता रहा, बिला आखिर ये हुआ कि अशरफ गनी साहब आपके फौजी हमने ट्रेड कर दिए हैं, अशरफ गनी साहब को बैग उठा के तो वहाँ से भागने पड़े। लोग कहते हैं जी वो डॉलर थे, उनके मुखालफिन कहते हैं, वो कहते हैं उसमें किताबें थीं, तो वो अब चले गए हैं वहाँ से। लेकिन दुनिया को हमारा जो रोल है, जो हमने खिदमत अंजाम दी हैं, दुनिया उसका एतराफ़ नहीं करती, दुनिया उसका सिला नहीं देती हमें। इसीलिए हमें भी अपनी पॉलिसी पर अब नज़रसानी करनी चाहिए। सही, हमें भी अब दुनिया के लिए इस तरह माहौल नहीं बनाना चाहिए जिस तरह पहले हम बनाते रहे हैं। और लेकिन अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से हमारी कोशिश तो ज़ाहिर है यही है कि हम मुतासर होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने अब कद काट के मुताबिक अपना काम करना चाहिए, अपने कद से हमें भी बड़े काम अपनी करने चाहिए। सही है, ठीक है ना। और हमने किसी का ठेका नहीं उठा रखा, हम अपने मुल्क की हिफाजत करना, अपने अवाम की हिफाजत करना चाहते हैं। हमने कितने लाखों अफगानियों को यहाँ रखा और उसके बदले हमारी कितनी दहशत गर्दी हुई, पाक फ़ौज के लोग शहीद हुए, हमारे 70,000 हमने शहादतें दी हैं यार अफगानिस्तान के लिए। और फिर आप देखें वहाँ मतलब वो क्या बातें करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ हमें अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करनी चाहिए और हमें अब छोड़ देना चाहिए उनको इनके हाल पर। हमारा जो इस वक्त को जी रियासत का हमारा जो इस वक्त नजरिया है, जो हम इमरान खान साहब बार बार ये वज़ीर आज़म बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब हम जंग में शराकतदार नहीं हैं, हम तनाज़े में हम अमन में आपके साथ हैं और हम मुदाखलत नहीं करेंगे। ना हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो, ना ही हमारी सरजमीन किसी भी मुल्क के लिए इस्तेमाल होगी। मेरे ख्याल में ये पॉलिसी है जो मैं आपको अर्ज करूँ कि हमारी जो सरजमीन है, जो पाक सरजमीन है, वो कभी दुश्मनों के ख़िलाफ़, कभी किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हुई। ठीक है, हमने कभी कोई वो नहीं किया, लेकिन हम पे इल्ज़ामात लगते रहते हैं। हर दफ़ा इल्ज़ामात हम पे लगते हैं। इंडिया में कोई वाक़या हो जाए इल्ज़ाम हम पे लगता है, कुछ दुनिया में कहीं कोई जगह वाक़या हो जाए तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगता है। ये ऐसा दुनिया को नहीं करना चाहिए। दुनिया को हमारे रोल को तस्लीम करना चाहिए। अफ़गानिस्तान में हमने बहुत बड़ा रोल किया, पहले भी किया, अब भी किया। अब भी अमेरिकन जो हैं आए हुए फ़ौजी यहाँ से जो गए हैं, जिनका जिक्र आज फवाद चौधरी साहब ने भी किया, ये हमने एक दुनिया को अपना किरदार बताया ना कि हम ये अमन के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान पर जब सूरत हाल कोई ऐसी पड़ती है, पाकिस्तान किसी मुश्किलात का शिकार होता है, तो दुनिया हमारे साथ नहीं खड़ी होती। मैं समझता हूँ कि दुनिया को अब हमारे साथ रहना चाहिए, अमेरिका को। और मैं समझता हूँ, देखें अब जो बाइडन को कितना अर्सा हो गया मुंतखब हुए हुए जी, अभी तक उन्होंने टेलीफोन नहीं किया हमारे वज़ीर आज़म को, उसके बावजूद हम अमेरिका को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, उनको ये तो चाहिए था जो बाइडन को कि वो फ़ोन करते। वो मेरे ख्याल में आगे इजलास है जनरल असेंबली का, कुछ साइड लाइन पे मेरे ख्याल में वो कर रहे हैं कि अमेरिकी सदर से हमारे वज़ीर आज़म की बात हो जाए। देखें वो तो सितंबर में होगा ना, वो तो सितंबर में होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्या हमारे ये जो लोग हैं, हमारी अहमियत को तस्लीम करके हमारी अहमियत को तस्लीम करके हमारी अहमियत को तस्लीम किया जाए, हमारे रोल को तस्लीम किया जाए। और हमने अफ़गानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल का हम शिकार रहे हैं। दुनिया हमारी जो खिदमत है उनका भी एतराफ़ करे
कि हम अब भी जो है उनके लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये जाहिद खान साहब ने एक जो बात कही है, हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मुआहदे इंडिया के साथ हो रहे हैं और सैटेलाइट जाहिद खान साहब ने भी जो एक बात की उन्होंने ठीक कही कि अफगानी अवाम जो है वो हमारे मुसलमान भाई हैं, पश्तून भी हैं, यहाँ पश्तून उनके रिश्तेदार भी हैं। हम उनको कहें कि आप हमारे पास नहीं आ सकते और अमरीकियों को हम कहें कि जी आप आएँ और महफूज होकर और चले जाएँ, तो फिर वहाँ के जो लोग हैं उनके दिलों में हमारे लिए मोहब्बत तो नहीं होगी ना। तो हमें उनको भी देखना है, लेकिन हम क्या करें, हम पहले उनको लाएं, अफगान महाजरीन कैंप बनाए, यहाँ रखा और फिर हमारे मुल्क का जो हुआ, हमारे साथ जो कुछ हुआ, हमारे साथ जो दहशतगर्दी हुई, हमने एक दहशतगर्दी की बड़ी जंग लड़ी है, तो उसमें हम तो खुद मसाइल में फंस गए ना। ऐसा फर्क है ना तरीन साहब, ये तो हम पैसेज दे रहे हैं ना कि आप आए चलें कुछ देर के लिए, हम आपको इनखला के हवाले से सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ रख तो नहीं रहे ना। मुहाजिरीन का आना, माइग्रेंट्स का आना और यहाँ पे रहना वो एक मुख्तलिफ मामला है। पैसेज देना, रास्ता देना, ये जो आप सफारती अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं ना, ये आप मतलब एक सफारतकारी के तौर पर तो लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन आम आदमी जो मुश्किलात का शिकार है, जो वहाँ से भागना चाहता है, तालिबान के खौफ से निकलना चाहता है, उसको हम अगर रोकेंगे तो उसके दिल में तो और बात आ गई ना। उनको तो मेरे ख्याल में आपने उस दुनिया ने खोल दिया। मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल पे अमेरिका को अभी भी अफगान कौम को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी माली इमदाद करनी चाहिए। और अगर वहाँ के अवाम तालिबान को तस्लीम करते हैं और तालिबान हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं और एक ऐसा निज़ाम देते हैं जिस निज़ाम के तहत वो तमाम ग्रुप्स जो हैं, वहाँ जितने भी ग्रुप्स हैं, उन सबको कबूल होता है और वो मिलकर हुकूमत चलाते हैं, तो दुनिया को उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, दुनिया को हमारी भी सपोर्ट करनी चाहिए। अफगान जंग से हम बहुत मुतासर हुए हैं, तो ये इस तरह नहीं होगा कि अमेरिका यहाँ से भाग गया तो फिर उसके बाद आप देखें ना जो हालात हो गए हैं अभी वहाँ, उसके बाद फिर वो एक वादी में अभी तो हालात इस तरह ख़राब हुए हैं, वो फैल जाएंगे पूरे उसमें। फिर जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, जिनके अपने अपने मफादात हैं, और ख़ासतौर पर वो इंडिया जैसा एक दुश्मन मुल्क जो है वो भी उसमें इंटर हो जाएगा, तो फिर मसाइल और बढ़ जाएंगे। तो लिहाजा अमेरिका को ये चाहिए, और मैं समझता हूँ उसके बाद चाइना, रूस, ईरान, पाकिस्तान, इनको मिल के आपको इसका हल निकालना चाहिए ताकि ये पुरअमन तरीके से मामला तय हों या खून रेजी ना हो। मेरे ख्याल में इसी तनाजुर में ही रशिया ने अमेरिका से ये डिमांड की है कि जो अफ़गानिस्तान के मुंजमद हैं असासे, उनको खोला जाए, वो उनको दिए जाएँ वापस, ताकि अफ़गान अवाम जो है वो मुश्किलात से निकल सकें। उनको पैसे मिलेंगे ज़ाहिर है, तो फिर सूरत हाल बेहतर होगी, तो वो मुंजमद असासाजात जो हैं वो उनको अफ़गान अवाम के लिए तालिबान अगर गवर्नमेंट आती है तो फिर उनको वापस कर दिया जाए। एक तो ये दूसरा थोड़ा सी दाखिली सियासी सूरत हाल का भी जिक्र कर ले मेरे ख्याल में तरीन साहब, वो ये है कि फवाद चौधरी साहब ने काबीना की हम बात कर रहे हैं ब्रीफिंग के दौरान, और तो कोई बड़े फैसले नहीं थे सिवाय वो पेट्रोलियम मसनूआत में किसी हद तक कमी का वो जिक्र कर रहे हैं, और वो भी वो कहते हैं कि ऊँट के मुँह में ज़ीरा के बराबर है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब के केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर सुने जाएँ तो मज़ार कायद की बजाय वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय जेल में होंगे। ये मुसलसल बयानात सामने आ रहे हैं। अच्छा, मैं अर्ज़ करूँ कि ये जब भी पीडीएम, जब पीपल्स पार्टी भी इसमें थी और पीडीएम जब मुतहरक होती थी, जलसे जुलूस करती थी, तो उसके बाद शेख रशीद साहब आ जाते थे कि जरदारी जा रहा है, फलाना जा रहा है, जैली अकाउंट्स हो रहे हैं, फलाना। ये एक खौफजदा करने का मेरे ख्याल में अब एक अमल है। जो उन्होंने बात की कि रोज़ाना की बुनियाद पर हों, आप मुझे ये बताएं, ये एक वफाकी वज़ीर इतलात हैं, हमारे दोस्त हैं, वो ये बात कह रहे हैं, भाई इस बात को कौन मुमकिन बनाएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर हो? हुकूमत में आप हैं, आप अदालतें बनाए, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालतें ज़्यादा करें, तादाद भी बहुत बड़ी उन्होंने बताई हुई है कि आप नैब की अदालतें ज़्यादा बनाएं, आप ज़्यादा केसेस रोज़ वो करें। आप ये बैठ कर ये कहें कि जी रोज़ की बुनियादों पर हों, तो भाई ये अदालती निज़ाम आपने बेहतर करना है ना, आप जजेस भर्ती करें, आप अदालतों में, आप एक एक अदालत में जाकर देखें कि आज सुप्रीम कोर्ट की चल रहे हैं कि कितने सुप्रीम कोर्ट में जो है इल्तवा में केस पड़े हुए हैं, ये सारी वहां से लेकर नीचे तक सारी, तो ये भाई ये हुकूमत का काम है। हुकूमत का काम है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो जज भर्ती करे, ज़्यादा से ज़्यादा अदालतें बनाए, ताकि केस रोज़ की बुनियादों पर सुने जाएं और जिसने अंदर जाना है वो जाए। और सिर्फ मियां शहबाज शरीफ के केसेस की आप ख्वाहिश का इजहार ना करें। मैं समझता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मियां शहबाज शरीफ पर जितने भी अभी तक केस बने हैं, वो जब आला अदलिया में जाते हैं, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ उनके बखी उधेड़ के रख देती हैं और नैब जवाब ही नहीं दे पाता। वजह क्या है? वजह यह है कि नैब में वाइट कॉलर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग ही नहीं हैं। आपने कोई इंजीनियर रखे हुए हैं, कोई इधर से रखे हुए हैं, कोई उधर से सफारशी रखे
लिखे हुए हैं, उनको पता ही नहीं कि वाइट कलर क्राइम कैसे इन्वेस्टिगेट होगा, उनको कुछ पता नहीं है, बस वो पकड़ लेते हैं, बाद में सबूत जमा करते सुप्रीम रहते हैं। कोर्ट के हाथे से गिरफ्तार कर लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। खुद चेयरमैन नैब कल फिर अपने उन लोगों के खिलाफ उन्होंने कहा हम नैब के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने यहाँ अदालत से उनको गिरफ्तार किया है। आप ये देखें कि इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे आसफ सईद खोसा साहब ने ये नहीं कहा था एक स्टेटमेंट में, उन्होंने कहा था कि हम समझते हैं बतौर इदारा कि नैब जो है वो इंतकामी कार्रवाई कर रहा है। आप ये बताएं खुर्शीद शाह अंदर है, अभी तक कोई रेफरेंस नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही किधर जा रहा है, उसका केस क्या जा रहा है। शाहिद खान अब्बासी का वो जेली अकाउंट वाला किधर गया जी, कि वो जी अपना फलां के निकल आया पकोड़े वालों की और दही बल्ले वालों फालूदे वालों के और फालूदे वाले, वो किधर गए अरबों रुपए के केस, वो कहाँ चले गए। लिहाजा ऐसा ना किया जाए, लोगों पे जो केस हैं वो केस बनाए जाएं, करेक्टर असैसिनेशन न की जाए। जैसे राजा परवेज अशरफ साहब थे, राजा परवेज अशरफ साहब, राजा रेंटर, पता नहीं क्या कुछ कहा गया, वो अदालत से बरी हो गए। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, वो जो उस दौरान उनकी करेक्टर असैसिनेशन हुई है उसके कौन जिम्मेदार है। चलें, राजा साहब का भी आपने जिक्र किया, पीपल्स पार्टी का जिक्र करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गुज़िश्ता रोज़ भी बोले, आज भी बड़े गरज बरस कर बोल रहे हैं। ये जो PDM का जब से कराची में जलसा हुआ है, मेरे ख्याल में रिएक्शन शो कर रही है पीपल्स पार्टी भी, लेकिन आज उन्होंने कहा कि ये PDM जो बात कर रही है लॉन्ग मार्च की, जब तक हम थे हमारी पॉलिसी के साथ थे उस वक्त तो PDM की सूरत हाल और थी, अब ज़रा मुख्तलिफ है। उन्होंने तनकीद की उसकी पॉलिसी पर कि हमने तो भाई कहा था कि बग़ैर अदम एतमाद के आपके लॉन्ग मार्च की कोई अहमियत नहीं है, कुछ नहीं बनेगा। मैं समझता हूँ, देखें बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो चीज़ों को सामने रख के फैसले करती रही PDM में, वो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर रहा है। उन्होंने कहा सेनेट इलेक्शन में जाना चाहिए, वो सेनेट इलेक्शन में गए और बड़ा टफ टाइम दिया हुकूमत को। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इलेक्शन पे तो हुकूमत को काफ़ी सबकी हुई, प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेना पड़ा। अब वो उस तरह की जो प्लान कर रहे थे शायद मुस्लिम लीग नून वो नहीं चाहती, और जिस तरह वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो जाने से पहले PTI की हुकूमत के 5 साल पूरे कराने की गारंटी दे के गए हुए हैं, इस यही वजह है कि वह अदम एतमाद नहीं लाना चाह रहा है। तो अब कल जो बात की अपना शहबाज शरीफ साहब ने कि जी कौमी हुकूमत बनाना चाहते हैं, ये तो PDM में है ही नहीं। PDM तो इस हुकूमत को जैली हुकूमत समझती है। फजलुर रहमान साहब तो कह गए हैं कि ये जैली हुकूमत है ही नहीं, वो कहते हैं हुकूमत है ही नहीं, वो कहते हैं। अब वो कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो मौलाना फजलुर रहमान का कंधा जो है वो भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह उसको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अब मेरे ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान की अपनी अहमियत ज़्यादा बढ़ गई है तालिबान के आने की वजह से। उनके बहुत सारे शागिर्द वहाँ पर अब हुकूमत बनाएंगे और तालिबान के लीडर्स हैं, तो शायद मौलाना के पहले शायद मौलाना बात करना चाह रहे थे इस्टेब्लिशमेंट से, अब शायद इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद जो है वो मौलाना से बात करे। अच्छा। तो मौलाना की अपनी अहमियत बढ़ गई है। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें उनके बढ़ने से कुछ शहबाज शरीफ को या नवाज शरीफ को फ़ायदा होगा, ऐसी तो मुझे नहीं लग रही। ऐसा नहीं होगा, सिर्फ अकेले मौलाना साहब के साथ ही कोई डीलिंग हो सकती है। मौलाना ज़ाहिर है हालात और वाक़यात ऐसे हो रहे हैं जिसमें मौलाना की अहमियत बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये जो बिलावल भुट्टो जो बातें कर रहे हैं, देखिए मैं आपको वो तो कह रहे हैं हम खाली हम ही मैदान में। मैं आपको अर्ज़ करूँ, बिलावल भुट्टो जो बातें कर रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को दोबारा मुतहर्रिक और फ़ाल किया जाए, जिसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पंजाब में पीपल्स पार्टी को 12-13 साल तो बिलावल को हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुतहर्रिक नहीं हुई। मुतहर्रिक करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बयानात से काम नहीं चलेगा, खाली बयानात से काम नहीं चलेगा, पॉलिसी जो है को बनानी, हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। बिल्कुल जी, इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू आइंदा रोज़ में भी होती रहेगी। नाज़रीन, एतज़ाज़ नकी और सजातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।